2 दिनों में अन्या का प्रॉपर चेकअप एंड मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अन्या फिजिकली और मेंटली इस वक्त काफ़ी बेहतर थी और बेबी भी फाइन था, लेकिन उसकी मोमेंट में डॉक्टर के मुताबिक अभी कुछ वक्त था, इसीलिए उन्हें इंतज़ार करना होगा। इसके लिए डॉक्टर की बात सुन अन्या और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं और जैसे अपने अपने मन में उम्मीद लिए रहते हैं कि अपने बच्चे की पहली आहट उनके रिश्ते की सारी दूरियां मिटा दे। रुद्र ने अन्या की खुशी के लिए उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी करा दी और जाते जाते डॉक्टर से काफ़ी सारे अन्या का ख्याल रखने के इंस्ट्रक्शन की लिस्ट भी बनवा ली। अन्या अपने घर जाने के लिए थोड़ी खुश थी तो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जिस दामाद की 1 या 2 पलों की आने की आहट सुन ही उसके मम्मी पापा शोक के साथ परेशान हो जाते हैं, जब तो उसके साथ वो रहेगा तब क्या होगा। अन्या जानती थी वो कुछ भी कर ले, उसके पेरेंट्स और रुद्र की लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट हैं और रुद्र तो उसके छोटे से घर के माहौल में ढलने में दिक्कत होगी और शायद रुद्र के होने से उसकी मम्मी पापा को भी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और न रुद्र की जिद के आगे कुछ कर पा रही थी और न ही उसे माफ़ कर चौहान मेंशन जा सकती थी। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किसी परवाह करे। यही सब सोच अन्या अपना सिर पकड़ के कमरे में बैठी होती है कि रुद्र कमरे में आता हुआ अन्या को देख उसके माथे को छूते हुए फिक्र से पूछता है, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत? 1 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अन्या उसकी बात सुन एक नज़र उसे अजीब नज़रों से देख अपने मन में आह भरते हुए ऊपर देख कहती हैं, देख रहे हैं भगवान जी, परेशानी देने वाला ही फिक्र कर रहा है मेरी। अगर इन्हें इतनी ही परवाह है मेरी तो क्यों चल रहे हैं मेरे साथ? जाइए अपनी दुनिया में, क्यों पड़े हैं मेरे पीछे? एक तो इतनी ये बात पे डॉक्टर को बुलाने की आदत में ज़रा सी छींक भी मारूं ना तो ये डॉक्टर की टोली खड़ी कर देते हैं मेरे सामने। ऐसा कोई करता है भला? आह, आगे क्या होगा पता नहीं। रुद्र अन्या के ऐसे बदले एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखते हुए देख कंफ्यूज सा, वो भी एक नज़र ऊपर देख अपनी आईब्रो सिकोड़ कहता है, क्या सोच रही हो वाइफी? अन्या रुद्र के सवाल पूछने पर एक नज़र उसे देख एक ठंडी आह भरते हुए बेड से नीचे उतरते हुए कहती हैं, अब सोच के भी क्या फ़ायदा, करना तो आपको अपने मन का ही है, चले। इतना बोल अन्या जैसे अपने पाँव ज़मीन पर रखती हैं कि रुद्र उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसे देख अन्या उचकते हुए डर से अपनी बाहों का घेरा रुद्र के गले में डाल कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं रुद्र, नीचे उतारिए मुझे, मैं ठीक से चल सकती हूँ। आप मुझे छोटे बच्चे की तरह हर वक्त बेवक्त गोद में नहीं उठा सकते, नीचे उतारिए अब। अन्या की बातों को सुनते हुए ही रुद्र अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। उसके आखिरी अल्फाज सुन वो उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख अपनी बाहों की पकड़ अन्या पर मजबूत करते हुए कहता है, वाइफी छोटे बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन छोटे बच्चे की मम्मा तो बनने वाली हो। वैसे मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। तुम्हें प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है, वाइफी नहीं मेरी। इतना बोल रुद्र कमरे से बाहर आ जाता है तो अन्या उसी काफ़ी बुरी तरह से घूरती है। आखिर इस आदमी से बहस सच्ची बहुत बेकार है करना, क्योंकि चलनी तो शुरू से इसे अपने मन की ही है। ये सोच अन्या मन ही मन रुद्र को काफ़ी सुनाती है। रुद्र अन्या को लिए अपने साथ बाहर आता है तो अन्या की नज़र सामने देख चढ़ सी जाती है, क्योंकि रुद्र के बॉडीगार्ड के साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ उनके लिए मौजूद थी। जियान भी वहीं था। रुद्र को देख आगे बढ़ उसकी कार का दरवाज़ा खोलता है, जिससे रुद्र अन्या को कार में बिठाते हुए खुद उसके बगल में बैठ जाता है। अन्या कार में बैठते हुए कार के आसपास जल्दी से सिर घुमाकर देखती है। फिर रुद्र अपनी चढ़ी हुई आवाज़ में कहती हैं, ये सब क्या है? रुद्र जो कि अपना फ़ोन चेक कर रहा था वो अन्या की बात सुन एक नज़र उसके इशारों पे आसपास देख बेपरवाही से कहता है, गाड़ियाँ हैं। अन्या उसकी बात सुन गुस्से में उसका फ़ोन छीन खिड़की से दूर फेंक देती है, जिसे देख रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे देखता हुआ कहता है, ये क्या किया? अन्या अपने हाथों को आपस में बांध रुद्र की तरफ अपने लहजे में बेपरवाही लेते हुए कहती हैं, वही जो कभी आपने किया था गुस्से में।
फ़र्क बस इतना है, वो फ़ोन है, इंसान नहीं। अन्या की बातों को सुन रुद्र एक पल उसे अजीब नज़रों से देख फिर अपनी छान पे उंगलियों से सहलाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, मुझे नहीं पता था वाईपी, तुम्हें ताने देना भी आता है। फिर अचानक अन्या के चेहरे के बेहद करीब होते हुए अपनी सीक्वेंस धीमी वॉइस में कहता है, आई लाइक इट। रुद्र की गर्म सांसें अन्या के चेहरे को छूते हुए उसे अंदर से बेकाबू कर रही थी। उसकी आंखें, उसके होठों अन्या को सब पागल बना रहा था। उसका दिल जैसे उसके बस में न हो, वो धड़क धड़क के बाहर आने को था। ये सब देख अन्या जल्दी से खुद को संभाले रुद्र को खुद से दूर धकेलते हुए कहते हैं, दूर रहिए आप मुझसे। इतना बोल अन्या अपना फ़ोन मोड़कर चेहरे और दिल पर हाथ रख खुद को शांत करती हैं। वहीं रुद्र अन्या की ये हालत देख हल्की मुस्कान लिए कहता है, कब तक। अन्या उसकी बातें, उसकी हरकतें देख काफ़ी चिढ़ रही थी। वहीं जियान कार में बैठा हुआ कहता है, चले। रुद्र जियान की बात सुन कुछ कहता कि अन्या जल्दी से कुछ सोच कहती है, नहीं रुको। अन्या की बात सुन रुद्र उसे देखता है तो अन्या काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन लिए आसपास देख कहती है, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे और न ही जियान तुम जाओगे। अन्या की बात सुन रुद्र और जियान दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। रुद्र अन्या की बात सुन कहता है, लेकिन क्यों। अन्या उसकी बात सुन कहती है, क्योंकि वो मेरा घर है, आप होने वाले कोई नहीं, रेस्टिंग अटैक नहीं। आपको आना है तो नॉर्मल इंसान बन के आइए, वरना मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल अन्या मुंह फेर बैठ जाती हैं। तो वहीं रुद्र अन्या की बात सुन गौर से सोचने लगता है। फिर एक नज़र खुद को देख मन में सोचता है कि क्या मतलब है अन्या की बातों का, नॉर्मल इंसान बन के आने का। क्या वो नॉर्मल इंसान नहीं है, और अगर नहीं है तो नॉर्मल इंसान होते कैसे हैं। यही सब सोच रुद्र अपने सिर पर हाथ फेरता है। अन्या का घर। रुद्र अन्या को वैसे ही अपनी बाहों में लिए उसके घर की दहलीज पे खड़ा था। किचन से आती सारिका जी की नज़र जब दोनों पे पड़ी तो वो हैरानी से उन्हें देख उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, अरे लाडो। सारिका की आवाज़ सुन केवेंद्र जी भी नज़र उन पे पड़ती हैं। वो भी अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए उन्हें देखते हैं। अन्या रुद्र को यूँ बाहों में लेने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स के सामने अवॉर्ड सी महसूस कर रही थी। वो बार बार रुद्र ने उसे नीचे उतारने को कह रही थी, पर वो सुन ही नहीं रहा था। जैसे सारिका जी उसके पास आते हुए कहती हैं, लाडो दामाद जी आप यहाँ दरवाजे पे अंदर आइए। सारिका जी रुद्र को आदर के साथ अंदर बुलाती हैं तो रुद्र अन्या को वैसे ही लिए सोफे की तरफ बढ़ जाता है और आराम से उस पर बैठता है। सारिका जी झट से पानी का गिलास लिए रुद्र को देती हैं और उसे बैठने का कहती हैं, और सारिका जी माँ भरी चिंता लिए झट से उसके पास बैठ उसे अपनी आंखों से तसल्ली करते हुए पूछती हैं, लाडो तू ठीक है, मतलब तेरी तबीयत सब ठीक है ना। और अन्या जानती थी उसकी माँ अपनी फ़िक्र का पूरा जायज़ा लिए छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिए भरोसे के साथ मुस्कान लिए कहती हैं, हाँ माँ सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका नाती भी। हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस अभी कुछ दिन थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप इतनी चिंता मत करिए कि कहीं आपकी तबीयत की चिंता अब हमें करनी पड़ जाए। इतना बोलते बोलते अन्या अपने माँ के सीने पर सिर रख लेती हैं तो सारिका जी सुकून से मुस्कुराकर अन्या के माथे पर हाथ फेर कहती हैं, कैसे चिंता न करूं, एक माँ हूं ना, चिंता तो होती ही है। वैसे हमारी आधी चिंता तभी दूर हो गई थी जब दामाद जी ने हमें अस्पताल में होने वाले इलाज के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया था। ये सुन अन्या सारिका जी से दूर हुए उन्हें हैरानी से देखती हैं, फिर अपनी निगाहें रुद्र पर डालती हैं जो अन्या की निगाहों में एक अपनी पलकें झपका देता है। तो वहीं खामोशी से बैठे केवेंद्र जी सारिका जी की बात सुन खुश ना खुशी में कहते हैं, समझाने की जगह अगर कोई हमें हमारी लाडो के पास जाने का मौका देता तो शायद हमारी पूरी चिंता दूर हो जाती। सारिका जी एक अदा फ़ोन से क्या ही हो जाता है जब दिल की बेचैनी कम होने की जगह बढ़ती रहती है। अपनी बेटे की फ़िक्र का सोच। केवेंद्र जी बातों से नाराज़गी साफ झलक रही थी, जिसे सुन रुद्र की तो एक पलक आंखें चढ़ जाती हैं।
वो वहीं सारिका जी केवेंद्र जी की बातें सुन एक नज़र रुद्र को देख जल्दी से उन्हें चुप करवाते हुए बात संभालती हैं। अब ये नाराज़गी छोड़िए, भी देखिए हमारी लाडो इस वक्त हमारे सामने है। आप जी भर में तसल्ली कर लीजिए। अन्या अपने पापा की नज़रों में ऐसी नाराज़गी शायद ही किसी के लिए पहली बार ही देखी रही थी। वो उन्हें देख प्यार और फिक्र से पुकारती हैं, पापा। केवेंद्र जी सारिका जी की बात सुनने के बाद अन्या के पुकारने पे उसकी तरफ प्यार से देख कहते हैं, हम ठीक हैं बेटा। फिर अपनी निगाहें तीखी कर रुद्र पर डाल तंज से कहते हैं, बस आशा करते हैं कि बहुत जल्द किसी को हमारे हालात भी समझ आ जाएगा कि एक अदा कौल में से कुछ नहीं होता। ये केवेंद्र जी का दूसरा वार था तो रुद्र की अब बोहे तन सी गई। वो भी केवेंद्र जी को एकटक अपनी काली आंखों को कुछ यूं देखता है कि अन्या की हवा भी टाइट हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके पापा, जो कभी किसी से नहीं लड़ते, वो अपने दामाद से इस चीज़ की शुरुआत करे। पर वो रुद्र या केवेंद्र जी को कुछ कह पाती कि रुद्र उसकी तरफ देख काफ़ी शालीनता से कहता है, मुझे माफ़ करिएगा पापा, मुझे गलती हो गई। मुझे आपकी फ़िक्र को समझना चाहिए था। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। रुद्र का लहजा और माफ़ी सुन तो अन्या के साथ सारिका जी भी शौक थी। अन्या को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि रुद्र ने इतनी आसानी से अपनी गलती मान यूँ माफ़ी भी मांग ली। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। जिस आदमी के मुंह से सॉरी सुनने से ज़्यादा अपनी लाइफ में अन्या ने इंद्रधनुष देखे होंगे, वो आज बिन मौसम के बदले अंदाज देख काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। रुद्र ने तो इतनी बड़ी गलती के बाद भी अन्या से इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मांगी थी। वहीं केवेंद्र जी रुद्र की माफ़ी सुन कुछ आगे कहते हैं कि सारिका जी जल्दी से अपने पति को रोक रुद्र से कहती हैं, अरे कोई बात नहीं दामाद जी, हम समझ सकते हैं। उस वक्त आप हमारी लाडो का ध्यान रखते या केवेंद्र जी को चुप करने का इशारा करते हुए घड़ी घड़ी हमें कॉल करते। वैसे अच्छा है आप इसे यहाँ ले आए। हमारा दिल को कम से कम इसे सही सलामत देख तसल्ली होगी। सारिका जी की बात सुन रुद्र हाँ में हल्का सिर हिलाता है तो सबके कानों में एक साहिल की आवाज़ पड़ती है जो बाहर से आ रहा था। अरे माँ, किसे देख आपके दिल को तसल्ली मिल रही है, आपका लाल तो यहाँ है। इतना बोल वो अंदर आता है और जैसे सामने देखता है तो एक पल शौक होते हुए अगले पल एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ कहता है, दीदू। साहिल अन्या को देख खुश होते हुए उसे साइड हक करते हुए कहता है, दीदू आप वापस आ गई। अन्या भी उसका बाल बिगाड़ते हुए साइड से कहती है, क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई। साहिल अन्या के यूँ बाल बिगड़ने से अपना सिर पीछे कर मुंह बनाते हुए उसे देखता है। फिर एक नज़र रुद्र को देख बेचारों वाला शकल नीचे कर अफसोस में कहता है, इसका मतलब जीजाजी भी आपको झेल नहीं पाए कुछ दिन। इतना बोलते हुए साहिल रुद्र की हाथों को अपने हाथों के लिए बेचारगी से उसकी सहानुभूति देते हुए कहता है, जीजाजी मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत, ये शुरू से ही ऐसी है, किसी के संभलते नहीं संभलती। साहिल की बात सुन रुद्र अपनी आंखों में शरारत लिए अपना सिर हल्का झुकाते हुए देखता है तो अन्या उसकी नज़रों से थोड़ी सकपका जाती हैं। वो गुस्से में जल्दी साहिल के पाँव पे अपना पाँव मारते हुए कहती हैं, मैं क्या, तुम बताओ, पापा को कौन नहीं संभालता। इतना बोल अन्या जैसे अपनी निगाह केवेंद्र जी की तरफ करती है कि साहिल जल्दी से अन्या का गले में बाहें डाल उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, अरे दीदू मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो जानती ही है, मैं बस जीजू से ये कह रहा था कि आपको वापस देखकर मेरी दिल गार्डन गार्डन हो गया। अन्या उसकी बात सुन के उसे घूरती हैं तो साहिल अन्या से जल्दी से उसकी बात को काट रुद्र के से मिलते हुए कहता है, हाय जीजू कैसे हैं आप, आपसे पिछली बार मुलाकात अधूरी सी रह गई। रुद्र साहिल की बात सुन अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहता है, कोई नहीं साहिल, अब तो यही कुछ दिन तो अधूरी मुलाकात भी पूरी हो जाएगी। रुद्र की बात सुन साहिल एक्साइटेड हुए कहता है, सच्ची आप यहाँ रहोगे। जहाँ साहिल रुद्र के रोकने की बात से एक्साइटेड था तो वहीं किसी के एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं थे। केवेंद्र जी उचकते हुए कहता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे रुक सकते हो। केवेंद्र जी का सवाल सुन सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए उन्हें देखता है तो वो जल्दी से खुद को भांप लिए कहते हैं, मेरा मतलब है कि ये घर तुम्हारे घर के जैसे बड़ा नहीं है
और शायद यहाँ रहने में तुम्हें तकलीफ़ हो। केवेंद्र जी बातों का इशारा रुद्र अच्छे से समझ रहा था। सारिका जी केवेंद्र जी का आज रूप देख हैरान थी। वो तो आज जैसे रुद्र को टारगेट लिए बैठे थे, इसीलिए वो जल्दी से बात को संभालते हुए कहती हैं, अरे दामाद जी, इसका मतलब है कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ तो ना हो जाए। रुद्र सारिका जी की बात सुन काफ़ी जेंटली कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप सब मेरी चिंता न मत करिए। रुद्र के जवाब केवेंद्र जी जैसे अपने में धीमी आवाज़ में कहते हैं, कैसे न करें चिंता, जब दामाद ही ऐसा हो। केवेंद्र जी बोलना तो धीमे चाहते थे, लेकिन सारिका जी और रुद्र के कानों से पहुंचते हुए ये बच नहीं पाया गया। सारिका जी थोड़ी शर्मिंदा हुए केवेंद्र जी को गुस्से में देखती हैं, फिर अन्य की तरफ मुड़कर प्यार से कहती हैं, लाडो तू कब से बैठी है यहाँ, दामाद जी भी थक गए होंगे। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस से लेकर आती हूँ। साहिल जरा ले जा अपनी बहन को और दामाद जी को। इतना बोल सारिका जी सोफे से उठती हैं और केवेंद्र जी अपने साथ चलने का कहती हैं। केवेंद्र जी जानते थे क्या होने वाला है, इसीलिए वो भी उनके पीछे चल देते हैं। वहीं साहिल अन्या को कमरे में ले जाता है। रुद्र की फ़ोन आने की वजह से वो कमरे में ना जाकर बाहर चला जाता है और कुछ देर में अपनी बात ख़त्म करता है और वापस जाने के लिए घर की देखता है तो उसे अभी कुछ देर पहले सबके साथ जो हुआ अजीब रिएक्शन याद आ जाता है। केवेंद्र का बातों ही बातों में ताने देना, सारिका जी का अपने पति की वजह से शर्मिंदा होना, तो साहिल और अन्य की नोक झोंक, ये सब रुद्र के लिए थोड़ा अजीब था। उसकी शादी हुए भले ही वक्त बीता है, लेकिन अभी भी कुछ रिश्ते वैसे ही जुड़े नहीं हैं। शादी के वक्त केवेंद्र जी और सारिका भी लाचार थे, पर अपनी बेटी की ज़िंदगी को वास्ता देख खुश भी थे, इसीलिए उनका रुद्र के प्रति रिस्पेक्ट फुल और नरम था। हर बार उनकी अन्या से शादी के बाद मुलाकात हुई तब उन्होंने हमेशा रुद्र को अन्याय की परवाह करते हुए पाया और साथ ही पर बीते कुछ दिनों में रुद्र की गलती की सज़ा अन्याय के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी मिली, खासकर केवेंद्र जी को। उन्होंने अपनी बेटी को पल पल अपने आंसुओं को छुपाए देखा, टूटे रिश्ते का बोझ उठाते देखा, खुद में हिम्मत जोड़ते देखा और ये सब देखकर भी केवेंद्र जी खुद को कुछ न कर पाने के लिए मजबूत होने देखा है। इसलिए उनके दिल में एक आह थी कि कहीं रुद्र दोबारा उनकी बेटी के तकलीफ़ न पहुंचा दे या कहीं उनकी बेटी को वो सारे दर्द अकेले न सहना पड़े। उसके दिल में एक गांठ पड़ चुकी है जिससे अब रुद्र को सुलझाना था। वो बस ये चाहते हैं कि कोई उनकी बेटी को अब तकलीफ़ न पहुंचाए। रुद्र को सोचते हुए एक लंबी आह भर अपने सिर पर उगलती हुई से टप करते हुए कहता है, आह, लगता है रुद्र तुम्हें बीवी से पहले ससुर जी को पटाना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस से भी ज़्यादा। इतना बोल रुद्र खुद सोच अपना सिर झटकता है और अंदर की ओर चला जाता है। अन्या का घर। सारिका जी किचन में रात के खाने की तैयारियों में लगी थी। वो काफ़ी मन से खाना बना रही थी क्योंकि आज पहली बार जो उन्हें अपने दामाद जी की आओ भगत का कोई ऐसा मौका था, इसलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी अन्या भी किचन में अपनी माँ को काम करते देख आती हैं और उनके हाथ बटाए कहती हैं, लाइए माँ, ये सब मैं कर देती हूँ। सारिका जी अन्या को देख प्यार से उसे मना करते हुए कहती हैं, अरे नहीं लाडो, मैं कर लूँगी, और तुम यहाँ मैं क्यों आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना। अन्या आराम का नाम सुन चिढ़े हुए स्वर में कहती हैं, माँ, आराम करने का नाम मत लो, जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से डॉक्टर से लेकर आप सब जब देखो सिर्फ मुझे आराम ही करने को बोलते रहते हैं। आपको पता है आराम के नाम से अब मुझे चिढ़ होने लगी है। अन्या का ये चिढ़ा हुआ चेहरा देख सारिका जी हंसते हुए प्यार से गालों को छूकर कहती हैं, लाडो, यही तो पल होते हैं जब एक माँ को आराम करने को मिलते हैं, वरना जब एक बार देखना ये नन्हा शैतान आ जाएगा ना, तो ये न तुझे आराम करने को मिलेगा न सुकून के पल।
क्योंकि एक माँ का सारा वक्त उनके बच्चों को ही हो जाता है। सारिका जी की बात सुन अन्या अपनी माँ को साइड से पकड़ उनके कंधे पर सिर रख लेती हैं। तो सारिका जी प्यार से उनके सिर हाथ फेरते हुए कहती हैं। फिर अन्या के हाथों में हेल्थी स्नैक देते हुए उसे खाने को बोलती हैं। तो अन्या वहीं बैठ जाती हैं और खाते हुए अपनी माँ को देख कुछ सोचते हुए कहती हैं, माँ एक बात पूछूं? सारिका जी उसके ऐसे कहने पर एक नज़र उसे देख वापस से कामों में लगी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। तो अन्य अपनी ही बात को एक बार फिर अपने मन की सोच कुछ हिचक ले कहती है, माँ क्या आपने इन्हें माफ़ कर दिया? मेरा मतलब है कि आपके मन में या आप उससे नाराज़? अन्य इतना बोलते बोलते चुप हो खुद के सवाल पे सोचने लगती है। तो सारिका जी अन्या के मन की बातों को समझ उसकी तरफ देखती हैं। फिर खुद में एक गहरी सांस लिए वापस अपने कामों में ही लग कर कहती हैं, तुम क्या चाहती हो? क्या मुझे नाराज़ होना चाहिए? सारिका जी के ऐसे खुद के सवाल का जवाब अन्या के लिए उल्टे सवाल पे आता देख वो कंफ्यूज सा अपनी माँ को देखती हैं। फिर अपना सिर झुकाकर जैसे ही सवाल में उलझने सी लगती हैं, सारिका जी अन्या की परेशानी भाप उसके पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेर कहती हैं, लाडो। सारिका जी के ऐसे ममता से पुकारने पर अन्या अपनी निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखती है और अगले ही पल अन्या की आंखों में नमी सी छा जाती है। वो उन्हें देखते हुए कुछ दर्द लिए कहती है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे सच्ची कुछ पता नहीं। इतना बोलते बोलते अन्या अपनी माँ का हाथ थाम उन्हें अपने हाले दिल समझाते हुए कहती हैं, माँ आपकी लाडो की कुछ नहीं पता, वो क्या करे? रुद्र से अपनी नाराज़गी जाहिर करे, उन्हें से रूठे, गुस्सा करे या उनसे लग सारी शिकायतें कह दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ इस दिल को उसका साथ भी चाहिए, तो इसी दिल को साथ देने में अब डर भी लगता है, उनसे दोबारा जुड़ने में डर लगता है। आपको पता है हॉस्पिटल में वो प्रोसीजर में मेरे साथ थे, मेरे हाथों में हाथ थामे थे, तो मेरे अंदर हिम्मत सी थी उस चीज़ से लड़ने की। ये दिल में एक उम्मीद बनी सब ठीक है, पर ये सब के बाद भी मेरा दिल अब बार बार उस डर को भुला नहीं पा रहा है, बार बार सिर्फ डर लगता है। आप ही बोलो क्या करूं? इतना बोल अन्या अपना सिर नीचे कर सुबकने लगती हैं। तो सारिका जी अपनी बेटी का तकलीफ़ देख खुद भी कुछ नरम सी हो जाती हैं, पर वो खुद को संभाल अन्या के गालों को थाम ऊपर उठाते हुए उनके आंसू पोंछ प्यार से अपने सीने से लगाए कहती हैं, रिश्ते की डोर ऐसी होती है लाडो, कभी तानो तो कभी ढीली, तो कभी कच्ची, तो कभी इतनी मजबूत कि कोई चाह कर भी तोड़ न पाए। और रही तुम्हारे रिश्ते की बात, तो लाडो ये तुम्हारा फैसला होगा, हमारा नहीं। हम भले ही दामाद जी से पहले नाराज़ थे, पर वो नाराज़गी मेरी उसी पल दूर हो गई जब उन्होंने तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हारा हाथ थाम लिया। ये सुन अन्या आश्चर्य से अपनी माँ को देखने लगती हैं। तो सारिका जी अपनी बात को मुस्कुराहट में आगे कहती हैं, पता है उसी मेरी नाराज़गी उसी पल भर में दूर हो गई। लोग चाहे जैसे भी हो, पर एक माँ की नज़रें उस नज़रों को पहचान ही लेती हैं जो सिर्फ उसकी लाडो के फ़िक्र लिए हो। लाडो, मैं दामाद जी को जानती तो नहीं, पर इतनी मुलाकात में ये तो पता है वो जज्बातों में कच्चे, पर समझने और समझाने में भी। इसीलिए मैं तो बिन कहे उन्हीं निगाहों में पछतावा समझ गई। सारिका जी अपनी बात में कुछ शरारत भरी चमक लिए कहती हैं, लेकिन तू चाहे तो उन्हें शब्दों में समझाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। आखिर पत्नी हो तुम उनकी, इतना हक बनता है। सारिका जी की बातों का इशारा समझते ही अन्या बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती हैं। तो सारिका वैसे ही शरारती अपनी आंखों को घुमाते हुए कहती हैं, मैंने भी तुम्हारे पापा को मजबूर किया था। ये सुन अन्या आश्चर्य से उन्हें देखती हुई कहती है, माँ। सारिका जी प्राउड लुक अन्या को देखती हैं, फिर माँ बेटी एक दूसरे को देखकर ही खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। सारिका जी अन्या यूं हंसते काफ़ी ज़्यादा सुकून पा रही थी। अन्या हंसते हुए कहती है, माँ आप तो बहुत शरारती हो, मैं पापा को बताऊंगी। सारिका अन्या की बातों को जैसे हवा में टाल कहती हैं, अरे उनकी चिंता मत कर, उन्हें सब पता है। ये सुन अन्या आश्चर्य से उन्हें एक नज़र दोबारा हंसने लगती हैं। तो सारिका अन्या की खुशी देख उसका हाथ थाम अपने हाथों में लिए उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहती हैं, ऐसे ही हंसती रहे लाडो, तुम्हारी आंखों में उदासी मुझे
और तेरे पापा हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और रही तेरे दिल की बात, तो तुम्हारा दिल जैसा चाहता है तुम वैसे ही करो। बस याद रखना तुम्हारे मम्मी पापा हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। सारिका जी की बातें सुन अन्या का दिल जैसे कुछ हल्का सा हो गया। वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती हैं और मन ही मन जैसे खुद में खुद को वक्त देने का सोचती हैं और वो भी करने का जो वो चाहती हैं। सारिका जी बातों ही बातों में खाना बनाने में देरी होते देख दोबारा लगते हुए कहती हैं, बातों में पता ही नहीं चला लाडो, खाने का वक्त होने को आया है। दामाद जी को पहले दिन इंतज़ार करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। इतना बोल सारिका जी जैसे ही हिक्का चोक लगाने को होती हैं कि अन्या तुरंत रोकते हुए कहती हैं, अरे माँ ये मत डालिए, उन्हें पसंद नहीं है। और ये भी। ऐसे बोलते हुए अन्या खुद खाने को रुद्र के पसंद का ख्याल रखती हैं। ये देख सारिका जी मुस्कुरा देती हैं क्योंकि वो चमक अन्या की रुद्र की बातों में था। शायद ही उन्होंने उसे खुद के लिए देखा था। सारिका जी जानती थी उनके बेटे उनके दामाद को कितना चाहती हैं। अन्या की खुशी में उनकी खुशी थी, चाहे वो रास्ते रुद्र से होकर ही क्यों ना गुजरे। तभी अन्या सारिका का हाथ बटाते हुए कहती हैं, वैसे माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे और उनका बिहेव भी कुछ अलग अलग सा रहता रहा है, कुछ हुआ है। सारिका अन्या के सवाल में एक ठंडी आह भरे कहती हैं, तुम तो जानती हो लाडो, तुम्हें एक छोटी चीख भी होती है तो तुम्हारे पापा की नींदें उड़ जाती हैं। तो बस तुम्हारा सुन उनका हाल बेहाल होना ही था और तुम्हारे पास न जाने की वजह से वो हॉल में गुस्से में बदल गया। अन्या ये सुन कुछ सोचते हुए अपने होठों को हल्का सा बाइट करते हुए कहती हैं, माँ क्या पापा सच में काफ़ी नाराज़ हैं रुद्र से। सारिका नाम में सिर हिलाते हुए कहती हैं, काफ़ी का तो नहीं पर हाँ वो इस बार नाराज़ ज़रूर हैं। अब कोई अपनी लाडो की आंखों में आंसू दे और वो नाराज़ भी हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। अन्य ये सुन हाँ में सिर हिलाती हैं। तो सारिका जी आगे कहती हैं, पर तुम चिंता मत करो, उनकी नाराज़गी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अब वो अपनी लाडो के चेहरे की मुस्कान देख लेंगे। अब चलो बातें बहुत हो गई, तुम बाहर बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। सारिका जी की बात सुन अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर चली तो जाती हैं, पर उसके मन में ढेरों बातें चल रही थी। पर सारिका जी की बात याद कर उसके मन में कुछ तसल्ली भी थी। कुछ देर में सब खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। साहिल रुद्र को अपने साथ लिए टेबल की ओर आता है। तभी केवेंद्र जी भी उसी वक्त अपने कमरे से बाहर आए टेबल के पास आते हैं और अन्या को देख उससे तबीयत का पूछ जैसे अन्या की बगल वाली चेयर खींचने को होते हैं कि उसी वक्त उनकी नज़र उस चेयर के पास खड़े रुद्र पे जाती है जो अन्या के बगल में ही बैठने को उसी चेयर पे बैठा था। दोनों ससुर दामाद की आंखें मिलती हैं। केवेंद्र जी रुद्र की आंखों में आंखें डाल उससे जैसे देख कह रहे हो वो वहाँ बैठ रहे हैं, वो कहीं और बैठ जाए, पर वहीं रुद्र भी उनकी आंखों में आंखें डाल जैसे कह रहा हो वो वहीं बैठेगा। दोनों इस वक्त को यूँ देखने लगे कि एक ही चेयर के जैसे कंपटीशन में हो। अन्या दोनों को यूँ देख काफ़ी अबोर्ड सी हो जाती हैं। अब वो ही क्या बोले, दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन ही ऐसे थे। तभी साहिल धीरे से अपना कैमरा निकालते हुए थोड़ा एक्साइटेड हुए धीरे से अन्या से कहता है, आज तो शोले की जगह गब्बर और ठाकुर वाले सीन लाइव देखने को मिलने वाले हैं। आई कैंट मिस इट। इतना बोलते हुए साहिल जैसे ही फ़ोन का कैमरा उनकी तरफ करता है, अन्या उसका फ़ोन छीन उससे एक वार्निंग लुक देते हुए वापस से दोनों को देख हिचकते हुए कहती हैं, पापा। अन्या इतना ही बोल पाती हैं कि किचन से आती सारिका जी की नज़र उन दोनों पे पड़ते हुए वो अपनी थोड़ी कड़क आवाज़ में केवेंद्र जी से कहती हैं, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आइए यहाँ बैठिए। सारिका जी की बात सुन केवेंद्र उनकी तरफ देखते हैं तो वो उन्हें दूसरी चेयर पर बैठने का इशारा करती हैं, जिसे देख केवेंद्र जी रुद्र को एक लुक देते हुए दूसरी चेयर पर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो रुद्र उन्हें देख एक विनिंग स्माइल देता है, जिसे देख मन ही मन केवेंद्र जी थोड़े चिढ़ से जाते हैं। अन्या वक्त पे सिचुएशन संभालते हुए देख एक चैन की सांस लिए अपनी माँ से इशारों ही इशारों में थैंक यू कहती हैं। सारिका जी बदले में मुस्कुरा देती हैं और सबको खाना सर्व करती हैं। सारिका जी एक डिश अपने दामाद की थाली में खुद परोसती हैं। केवेंद्र रुद्र से हार कुछ खुश नहीं थे और न सारिका जी रुद्र को इतना तवज्जो देने की बात पे, क्योंकि उनकी नज़र में रुद्र उनकी बेटी के दर्द की वजह है।
केवेंद्र कुछ सोचते हुए बीती बात साइड रखते हुए अन्या के प्लेट में खाना सर्व करते हुए काफ़ी प्यार से कहते हैं, लाडो ये ले, ये सब्जी तुम्हें बहुत पसंद है ना। अन्या केवेंद्र जी के परोसने पे मुस्कुरा उन्हें देख अपना सिर हिलाती हैं, पर वो जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं कि रुद्र उसके हाथों को रोक कहता है, तुम ये नहीं खा सकती। रुद्र के यूँ कहने पर सारिका जी और अन्या को कुछ असमंजस में उसे देखती हैं, तो वहीं केवेंद्र भी अपनी बोहें चढ़ाते हुए कहते हैं, क्यों, अब क्या मेरी बेटी के खाने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है या यहाँ खाने में प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये उसके पिता का घर है, तुम्हारा नहीं। तो अन्या जैसे चाहे वैसे रह सकती है और खा भी सकती है, इसे रोकने वाले तुम कौन होते हो? केवेंद्र जी को एक जरा सी बात पे इतना भड़कते देख अन्या और सारिका दोनों हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पिता शायद ही कभी ऐसा देखा हो। और वही सारिका जैसे अपना सिर पीट लेती है, पर वहीं रुद्र उसके तुनके स्वर सुन उनके देख काफ़ी नरमी से कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं पापा। वो मैं बस इतना बोलते हुए अपने पॉकेट से अन्या की दवाई निकाल कहता है, अन्या को खाने से पहले की दवाई के लिए रोक रहा था। फिर अन्या की तरफ प्यार वाली डांट लिए कहता है, तुम फिर भूल गई ना, मैंने कहा था ना तुम्हें, फिर भी लो, अब से खा लो। रुद्र बोलते हुए अन्या को दवाई देता है तो अन्या चुपचाप उसे खा लेती है, पर वहीं केवेंद्र रुद्र की बातों को सुनने तन्ने स्वर में कहते हैं, कहने की जगह खुद ध्यान रखना चाहिए तो शायद सही होता। केवेंद्र जी के ताने सुन रुद्र पर हल्का सा मुस्कुराकर अपनी काफ़ी जेंटली में हाँ में सिर हिलाए कहता है, सॉरी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। केवेंद्र जी रुद्र का जेंटल बिहेव और सॉरी सुन अपनी बोहें चढ़ाते हुए कहते हैं, सॉरी, सॉरी को जरा खींचते हुए, ये आसान शब्द बहुत जल्दी नहीं सीख लिए तुमने। रुद्र जो खाने का निवाला ले ही रहा था, वो उसके ससुर जी का ये ताना सुन जैसे रुक सा गया। साहिल शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए धीरे से सरक अन्या के कानों के पास कहता है, दीदू पिचमी, क्या सच में ये हमारे पापा हैं? मेरे पापा हम साथ साथ के आलोकनाथ जी की जगह डीएलजे के अमित साहब पूरी कैसे बन गए? साहिल की बात सुन अन्या भी जरा सा अपने सिर को हिलाती है, फिर तुरंत ही रियलाइज हुए साहिल को घूरते हुए उसे चुपचाप खाने का इशारा करती हैं। वहीं केवेंद्र का यूँ बिहेव देख सारिका जी थोड़े भर के अंदाज में कहती हैं, बहुत हो गया बातें, अब खाना खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। इतना बोल वो काफ़ी बुरी तरह केवेंद्र जी को घूरती हैं, जिसे देख केवेंद्र जी अपना सिर घुमा चुपचाप खाने लगते हैं। वहीं रुद्र अपने सास ससुर को देख मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, सच्ची सुना है मैंने, बीवी तो बीवी ही होती है और बीवी के सामने पति के एक नहीं चलती, चाहे वो मेरी तरह इतना बड़ा बिजनेसमैन हो या मेरे ससुर जी खुद। रुद्र यही सब सोचते हुए वो मुस्कान लिए अपनी नज़र अन्या पे फिराता है, जो उसे ही अजीब नज़रों से देख रही थी। रुद्र अपनी आईब्रो चुकाते हुए उसे इशारों में पूछता है, तो अन्या जल्दी से ना में सिर हिलाए खाने लगती है, पर अब भी उसकी चोर निगाहें ना चाहते हुए भी रुद्र पे चली जाती हैं। अन्या मन ही मन उसे देख सोचती हैं, इन्हें क्या हो गया है, कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? इतने ताने सुनने के बाद भी बिना जवाब दिए चुपचाप यहाँ मटर पनीर एंजॉय कर रहे हैं और साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अन्या अपनी ही बातों को कंफर्म किए खुद की टांग को बाइट करती हैं, फिर हकीकत और रियलिटी में बिहेव करते हुए दोबारा चुपके से उसे देखती हैं। तो रुद्र अन्या की चोरी भांपते हुए उसके थोड़ा करीब आए शरारत से कहता है, आई डोंट माइंड वाइफ, तुम मुझे ओपनली देख सकती हो, वैसे भी आई होल्ड योर्स, अगर चाहो तो हम रूम में भी चल। इतना बोलते हुए रुद्र अपनी गर्म सांसों को यूं अन्या के गर्दन पे छोड़ता है कि अन्या के पूरे शरीर में रुद्र के एहसास से गुस्बम आने लगते हैं। वो गुस्से भरी निगाहों से रुद्र को उसकी हरकत देख कहती हैं, तो रुद्र होले से हवा में किस करते हुए शरारत से उसे अपनी एक आंख विंग करता है, जिसे देख अन्या कुछ हड़बड़ा सी जाती हैं और जल्दी से अपना मुंह फेर सबकी ओर देखती हैं। किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन अन्या को शर्म के साथ रुद्र पे गुस्सा भी आ रहा था, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपना मुंह फेर चुपचाप अपना खाना खाने लगती हैं। रुद्र को यूँ अन्या को छेड़ने में काफ़ी मज़ा आता है।
वो जानबूझकर अन्या को तंग करने के लिए कभी पैरों को अपने पैरों से टच करता तो कभी उसके करीब आए हाथों को। अन्या परेशान हुए रुद्र के पैरों पे कसकर मारते हुए उससे घूरती है, जिसे देख रुद्र बदले में मुस्कुरा देता है। अब अन्या उसकी बेवजह मुस्कान देख और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। रुद्र अन्या को और ज़्यादा तंग न करते हुए उसे खाने देता है। तभी खाते खाते अचानक ही अन्या को कुछ एनालाइज सा फील होने लगता है और वो अचानक से उठकर भाग अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अन्या को ऐसे जाता देख रुद्र परेशान सा अपनी जगह से खड़ा होता है अन्या के पीछे जाने के लिए, तो सारिका जी उससे एक गिलास में पानी के साथ नींबू मिलाए उसे देते हुए अन्या को देख उसे देने का बोल देती हैं। रुद्र जो जाता देख केवेंद्र जी भी आगे बढ़ते हैं, तो सारिका जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? केवेंद्र परेशान उस ओर देख कहते हैं, देखने सारिका जी, वो ठीक तो हैं अपने लाडो को। सारिका जी अपना सिर पीटते हुए कहती हैं, वो ठीक हैं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे इस वक्त जाना चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाने, वो गया। सारिका जी की बात सुन केवेंद्र जी चिढ़े हुए स्वर में कहते हैं, सारिका, मुझे उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं, मैं खुद अपने लाडो को देख कर आता हूँ। इतना बोल केवेंद्र जी आगे बढ़ते हैं, तो सारिका जी उनका पीछे से हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए कहते हैं, तो करना सीख लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की खुशी है वो। और रही बात अपनी बेटी की फ़िक्र करने की, मैं उस बात से आपकी नहीं रोकूंगी, पर बस ये चाहती हूँ जिस राह में आपकी बेटी की खुशी है उस राह में आप मत खड़े होइए।